हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2-3 जो है लेक्चर कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो दूसरा अफेक्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, जो पार्टिकल नेचर बताता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, या हम लाइट का कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। फोटो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब करंट। जैसे ही किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट आकर स्ट्राइक करती है, जैसे ही किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट आके स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। वेन एवर photons of a particular frequency falls on a metal surface, electrons will be ejected and the current will flow. This is called photoelectric effect. चलो अब यहाँ पे आप लोग इसके डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के बारे में इनिशियली 1887 में हर्ट्ज ने बताया था, लेकिन इसको फाइनल, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है 1905 में आइंस्टीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी विद द हेल्प ऑफ मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में जो है हर्ट्ज ने इसको जो है अपने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। लेकिन फाइनल जो एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने की थी इसकी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था और परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, एग्जांपल पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस मेटल के ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स क्या करते हैं, फॉल करते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं टू अ बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर 2.9। कुल मिला के मैंने बता दिया आपको, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कोई मेटल सरफेस है, उसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है, फोटॉन्स फॉल करते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट आउट होते हैं, ठीक है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक्सपेरिमेंट, इसको जो है एक्सपेरिमेंटली जो डायग्राम है इसका वो मैं दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक ये एपरेटस सेट कर रखा है जहाँ पे मेटल सरफेस है और 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ से करंट फ्लो करेगा और एमीटर एमीटर क्या करेगा भाई, एमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्विपमेंट है, या फिर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली जिसकी हेल्प से हमने इसको परफॉर्म किया था। अब हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो देख लेते हैं। इन्होंने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। जैसे ही मेटल के सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है, देयर इज़ नो टाइम लैग, मतलब टाइम नहीं लगेगा बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन आकर स्ट्राइक किए, वैसे ही उतनी ही स्पीडली इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल गए। इसके बीच में कोई टाइम का लैग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सप्लेनेशन दी है, वो है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस लाइट की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आई मतलब इंटेंसिटी, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। तो आई क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में सेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इसको। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना करंट होगा, और इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। थर्ड जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है अपने एक्सपेरिमेंट में,
फॉर ईच मेटल देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे हम फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जैसे ही फ्रीक्वेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके साथ निकलेगी, मतलब किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो एमिट आउट होंगे। और जो ये काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज़ करेगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपको पता है एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी दैट इज़ इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आइंस्टीन का, मैंने बताया कि इसको जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके आइंस्टीन ने 1905 में फ़ोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को जो है एक्सप्लेन किया था और इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये आप लोगों के लिए है। पेपर में नहीं आएगा यहाँ से कुछ, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना चाहिए। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या ऑब्ज़र्व किया है, आइंस्टीन ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या बताया है कि शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट टू अ मेटल सरफेस, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है, शाइन करती है, देयर फॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, कुल मिला के कह रहा है कि बीम ऑफ पार्टिकल्स है उनको शूट करेंगे मेटल के सरफेस पे। देन क्या होगा? When a photon of sufficient energy strike an electron in an atom of metal, it transfer its energy instantaneously to the electron during the collision and the energy is ejected without any time lag or delay. Greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of ejected electron. In other words, kinetic energy of ejected electron is proportional to the frequency of electromagnetic radiation. Since the striking photon has energy equal to h nu and the minimum energy required to eject the electron is h nu naught, जिसे हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। चलो एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट बता देती हूँ। जैसे ही कोई मेटल का सरफेस है उसके ऊपर फोटॉन्स फॉल करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट को लेकर, मिनिमम एनर्जी होगी एच न्यू नॉट, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। जितनी एनर्जी, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगी तो ही इलेक्ट्रॉन जो है इससे एमिट आउट होंगे, या फिर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इजेक्ट आउट होंगे। तो फोटॉन्स की एनर्जी थी एच न्यू, और एच न्यू नॉट जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल सके। और जो बाकी एच न्यू नॉट की है, लेकिन एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से ज़्यादा है, जो फोटॉन्स फॉल हुए हैं वो ज़्यादा एनर्जी के हैं, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वही चल रहे हैं, ऑब्वियसली मूविंग है तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही बात इन्होंने कही है कि द electrons during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay. Greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater the kinetic energy of the ejected electron. जितनी ज़्यादा एच न्यू होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये क्या मुद्दा है? मान लो कोई भी मेटल है उसको 5 जूल जो है एनर्जी की ज़रूरत है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे भी दे दे, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसके पास है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी है फोटॉन्स के पास। तो 5 जूल को तो इसके पास
मेटल सरफेस से निकलने के लिए मिनिमम 5 जूल की ज़रूरत है, बाकी 15 जूल कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने यही बात एक्सप्लेन की है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ से फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया इन्होंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। सिंस स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी एच न्यू ले ली, और मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर है, दैट इज़ एच न्यू नॉट, और इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन following the conservation of energy principle, the kinetic energy of the ejected electron is given as। यहाँ से आपको ये पता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू को यहाँ रख लेंगे, एच न्यू नॉट इधर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे देखा है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वेयर यहाँ से ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी इज़ द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। लास्टली, अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज ऑल्सो लार्जर एज कम्पेयर टू दैट इन एक्सपेरिमेंट इन विच अ बीम ऑफ फिकर इंटेंसिटी। अच्छा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, इजेक्टेड ज़्यादा होंगे। यही जो है हर्ट्ज़ ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी बताई थी कि जितने ज़्यादा अगर मान लो इंटेंसिटी होगी तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। वही बात इन्होंने कही है, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, और इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही कम होगा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और बीच में मैं आपको बता देती हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के अंदर, जो एनोड के पास होगा एक नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि स्टॉप किया जा सके फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब एनोड दैट स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, एनोड जो है वैसे पॉजिटिव है और मेटल सरफेस है उसको नेगेटिव लिया है, तो जो ये एनोड है इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, और जैसे ही मेटल के सरफेस पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। लेकिन हमने एनोड यहाँ पे जो एनोड है उसको हमने नेगेटिव कर दिया है। अगर उसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो सॉरी हम बैटरी को करेंगे, ये बैटरी के कॉन्सेप्ट में करेंगे कि हम बैटरी को जो है नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर देंगे, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, रिपेल होके वापस भागने लगेंगे। आप यहाँ से एनोड से समझ लीजिए कि एनोड को हम क्या कर देंगे भाई, नेगेटिव कर देंगे, और जैसे ही नेगेटिव होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस भागना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जो इनको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोक रहा है, इसको वापस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। ठीक है, और 2-3 बात देख लेते हैं इसके रिगार्ड में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिगार्ड में। Here are some things to know about stopping potential. Stopping potential and work function. Stopping potential और work function कैसे related है? Work function is the minimum amount of energy needed to remove an electron from a solid, while the stopping potential is the potential required to stop the removal of electron. मतलब क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, करंट को फ्लो करने से रोक रहा है। तो ये वो मिनिमम पोटेंशियल है रिक्वायर्ड टू स्टॉप द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है?
स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द हायर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिखेंगे वी नोट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी न्यू होगी और वो प्रोपोर्शनल होगी वी नोट के, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के भी प्रोपोर्शनल होगा। कौन? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनलिटी के बार बार इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होती, इंटेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। Now stopping potential and kinetic energy. The stopping potential measures the maximum kinetic energy of the electrons emitted as a result of the photoelectric current. Stopping potential और kinetic energy है एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। नव क्वेश्चन नंबर 2.6 प्रॉब्लम है यहाँ पे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁻14 दे रखी है। एनर्जी निकालनी है 1 मोल ऑफ फोटोन की, 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। E इज इक्वल टू, एनर्जी का हमें पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। H की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट से 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमने एनर्जी निकाल ली। नव एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन निकालनी है हमें, तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 × 10⁻23 ये बता देगी आपको एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है। नव प्रॉब्लम 2.7, एक 100 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ दे रखी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं हमें पता है एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होती है, hc/λ होती है। H का आपको पता है, C का पता है, लैम्डा का आपको पता है, तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ पावर ऑफ द बल्ब 100 वोट है या फिर 100 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू hc/λ मैंने बता दिया, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ना हमें क्या निकालना है वैसे, यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकलेंगे भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ से निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे पावर ऑफ द बल्ब डिवाइडेड बाय द एनर्जी, वो होगा नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, कैसे, जूल से जूल की यूनिट कट जाएगी, पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स को बताएगा। 1/सेकेंड जो है हमें नंबर ऑफ फोटोन्स बताएगा पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने 2.7 प्रॉब्लम को सोल्व किया। अब हम देखते हैं 2.8 को। जब आप एक काम कीजिएगा, इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल है, यही सिंपल फार्मूलाज हमें यूज़ करने हैं। और अगर आपको ना समझ में आए तो ज़रूर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी, कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2.9 प्रॉब्लम है, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट दे रखी है किसी मेटल की, ये वैल्यू है। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू दे रखी है, हिट करती किसी मेटल को। कुल मिला के हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच दोनों में से कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू की वैल्यू दे रखी है और न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो और निकाल दो यहाँ से। कितनी देर लगनी है, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। चलो यहाँ पे मैंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक के बारे में जो भी एनसीईआरटी में था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि पेपर में अगर आपसे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन आपको पता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक और रिलेशन लिख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज़ ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। ये वैसे फिजिक्स में आती है, ये रिलेशन केमिस्ट्री में नहीं आती, लेकिन मैंने बता दी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये डायग्राम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब नेगेटिव आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जब 0 होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी, वो इन्होंने शो कर रखा है। अदरवाइज स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। और चलो 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 ज़्यादा बात ना करो। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और पोटेंशियल है, उसके बीच में ग्राफ दे रखा है एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 ν3, ठीक है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सैचुरेट हो रही है, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है भाई, सैचुरेट हो रही है, क्योंकि करंट की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। करंट की वैल्यू या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है रिटार्डिंग पोटेंशियल पे, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देना। तो करंट क्या हो जाएगा उस टाइम पे, सैचुरेट हो जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है फोटो इलेक्ट्रिक रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो उतना ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की बात करिए, ν1 ν2 ν3, तो ν3 इज़ ग्रेटर देन ν2 एंड ν1। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एक ग्राफ और आता है, ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम इंटेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तब क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ओब्वियसली करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या भाई, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। देखो, यहाँ से दोबारा रिपीट करते हैं इस पॉइंट को हम। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। देखो, ये I1 है, ये I2 है और ये ऊपर वाला I3 है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता जा रहा है, ये देखिए पीछे की तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे नेगेटिव होता जा रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यही तो होता है कि जैसे जैसे हम एनोड को नेगेटिव करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टॉप हो जाएंगे और वो फुल्ली रिटार्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे हम नेगेटिव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये ही दो ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी एक रिटार्डिंग पोटेंशियल जब नेगेटिव हो जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं, तो वहाँ पे आके जो करंट की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी देखते हैं हम, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, करंट तो सैचुरेट हो रहा है, लेकिन रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए पर्टिकुलर रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक और है, अगर दो हम मेटल ले लेते हैं तो दो मेटल्स का देख लेते हैं, जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जितना नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है उतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये मेटल बी का हमने देखा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कम नेगेटिव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यही तो हमें पढ़ा है हमने इस वाले ग्राफ में कि जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा नेगेटिव।
तो यही अब बात है, यहाँ पे 2 अलग अलग मेटल्स के लिए ली है हमने। चलिएगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं मैंने, आप लोग न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसकी थ्योरी से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब ना अच्छे से पढ़िएगा इसको, एनसीईआरटी से मैंने ये उठाया है और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।